Hello dear students, I am your chemistry teacher TAWHEED sir. Today's lecture is for class 11th और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. टॉपिक जो आज का है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर मैं एक्सप्लेन कर लूंगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैं पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर I will give a short overview of what we have studied in atomic structure. जो हमने अभी तक atomic structure में पढ़ा and कैसे electromagnetic radiation relevance दिखा रहा है with atomic structure. यानी atomic structure में हमें electromagnetic radiation को क्यों पढ़ना है. ठीक है, आप देखो जब electrons discover हुए, protons and neutrons discover हुए, यानी जब सब atomic particles discover हुए, तो साइंटिस्ट्स को जो चैलेंज थी, नेक्स्ट चैलेंज आफ्टर देयर डिस्कवरी, वो था हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज है किसी मैटर के एटम में, किसी सबस्टेंस के एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरह से अरेंज है. ठीक है, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट व्यूज दिए, आपने डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए. यानी many atomic models has been attempted or proposed. atomic models propose किए गए थे. atomic model क्या होता है? atomic model होता है जो हमें विजुअलाइजेशन देगा. ठीक है, विजुअलाइजेशन देगा ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और जो रिवील करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम which explains the internal structure of atom, जो internal structure of atom explain करेगी. ओके, हमारे पास जो सबसे प्रिमिटिव मॉडल आया था that is of जे थॉमसन. और देखो आप जे थॉमसन का मॉडल क्या था, उसने क्या कहा था. जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम है वाटरमेलन मॉडल, या इसने अपने मॉडल को प्लम पैडिंग मॉडल के नाम से भी बोला था. प्लम पैडिंग मॉडल. जे थॉमसन ने अपने मॉडल में एटम को ट्रीट किया एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ही सेड एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एटम एक स्फीयर है, रादर ये पॉजिटिव चार्ज का ही स्फीयर है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है. और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड है इन ऑर्डर टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है, जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शंस है, वो बैलेंस हो जाए. ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस. सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जो एटम है ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. And inside it electrons are embedded, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड है ताकि बैलेंस हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. जो हम कहते हैं एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो चीज एक्सप्लेन हो जाए. ओके, तो ये था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. सो मैं ये भी कह सकता हूं कि जे थॉमसन के हिसाब से प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से है. प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जे थॉमसन मॉडल के हिसाब से प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जे थॉमसन मॉडल के हिसाब से मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से ही मास है. मास ऑफ एटम या मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. But when the Rutherford performed his famous experiment, he realized that inside the atom protons are not uniformly distributed. उसने रियलाइज किया कि प्रोटॉन्स एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और जो मास है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस ऐसी है जो एम्प्टी है, और एटम के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है. ठीक है, जिस स्मॉल रीजन को रदरफोर्ड ने लेटर ऑन न्यूक्लियस कहा था, और इस हिसाब से रदरफोर्ड ने क्रेडिट लिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. देखो आप रदरफोर्ड ने किस तरह से न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और जे थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट किया था. देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
experiment. What were the observations? आप देखो observations क्या थी? Observations क्या थी इस experiment की जो रदरफोर्ड ने किया था? We have to see its observations. एक ऑब्जर्वेशन इस तरह से थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज आ रहे हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि इसने स्कैटरिंग कराई थी अल्फा रेज की, जो अल्फा रेज आते हैं फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे। तो अनडिफ्लेक्टेड पास होने का मतलब उनके पाथ में कोई सबस्टेंस, कोई पार्टिकल आ ही नहीं रहा है, उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इनके पाथ में मास नहीं आ रहा है, उनकी डायरेक्शन या इनकी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इनके पाथ में पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर देमसेल्व्स पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये खुद पॉजिटिव पार्टिकल्स है। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो हर कोई अल्फा पार्टिकल, हर कोई अल्फा रे एक्सपीरियंस करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो अपने पास से डिविएट होता, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो मैक्सिमम रेज डिफ्लेक्टेड होते बाय सम एंगल, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं देखा गया। प्रैक्टिकल रिजल्ट यही था, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज नियर अबाउट 99% पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, विदाउट डिफ्लेक्शन पास हुए, तो इसका मतलब जो एटम के अंदर स्पेस है वो बहुत ज्यादा स्पेस ऐसी है जो एम्प्टी है, जो क्या है एम्प्टी। ही आल्सो रियलाइज्ड, इसको ये भी पता चला कि a small region is there where whole positive charge is concentrated, ठीक है, क्योंकि बहुत कम अल्फा रेज ऐसे थे जो डिविएट हुए थ्रू स्मॉल एंगल, बहुत कम अल्फा रे ऐसे थे जो डिविएट हुए बाय स्मॉल एंगल। सो चूंकि नंबर ऑफ अल्फा रेज व्हिच डिविएटेड बाय स्मॉल एंगल दैट आर लेस इन नंबर, वो लेस है नंबर में, तो दे आर एनकाउंटरिंग ए स्मॉल रीजन which are those rays which are going close to that small region, they only deflect। तो इसको पता चला the positive charge is consolidated, it is concentrated at a small region, वो small region में concentrated, ठीक है। और इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा कि in that small region जहां पे whole positive charge है, if one alpha ray was seen to be coming back retracing its path, तो उससे पता चला कि there is whole mass also concentrated, उसी रीजन में, उसी स्मॉल रीजन में पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। यानी रदरफोर्ड ने अब विजुअलाइज किया एटम को कुछ इस तरह से कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, सारा मास एटम का एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है। इस स्मॉल रीजन को रदरफोर्ड ने एज न्यूक्लियस कहा, तो इस तरह से इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। और जो बाकी पार्ट है, जो एम्प्टी दिखा था इसको, जो एम्प्टी रियलाइज हुआ था इसको, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। So according to Rutherford, atom has two parts. One is nucleus, the other is extranuclear part. So when asked about the electron, he said electron is revolving in the extranuclear part around the nucleus. Electron revolve हो रहा है extranuclear part में around the nucleus, nucleus के around, ठीक है। लेकिन इस वजह से ये stability of atom को explain नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी कोई चार्ज like electron accelerated motion करे, circular motion is an accelerated motion, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करे, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये लूज करता है एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से। यानी चार्ज की एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस वजह से ये स्पाइरल पाथ बनाएगा, लूज करेगा एनर्जी, स्पाइरल पाथ बनाएगा और फेल हो जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता। सो यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ज के एक्सेलरेटेड मोशन से प्रोड्यूस हुआ, वी नीड टू स्टडी इट इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरी तरह से रिवील करने के लिए हमें देखना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट हुई उसको और मैटर को क्या रिलेवेंस है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द मैटर। ओके, नेक्स्ट, अगर आप एटम को हीट दे रहे हो, मैटर को हीट दे रहे हो, मैटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, वो एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रिवील एटॉमिक स्ट्रक्चर, ताकि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इमिट्स सच टाइप्स ऑफ रेडिएशन, या इलेक्ट्रॉन को जब हीट मिलती है या रेडिएशन मिलती है, इट एब्सॉर्ब्स सच टाइप ऑफ रेडिएशन। सो इन ऑर्डर टू रिवील द इंटरनल स्ट्रक्चर, सो इन ऑर्डर टू सी द बिहेवियर ऑफ एटम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वी नेसेसरी नीड टू स्टडी इट, हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन डेप्थ स्टडी करना है, ठीक है। सो अब देखते हैं व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा है, ठीक है। लेट अस सी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, अगर मैं इसका वेव नेचर एक्सप्लेन करूं, इट इज हैविंग अ वेव नेचर, ये एज ए वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, which are produced and which transmit. Alternate electric and magnetic field प्रोड्यूस होते हैं और जो ट्रांसमिट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वेव और जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ए की वेव है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वेव, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन। वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और वो डायरेक्शन ऑफ वेव का भी परपेंडिकुलर है। देखा, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी क्रेस्ट्स और ट्रैपेज बनते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इस तरह से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डाउनवर्ड। दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आल्सो दे आर परपेंडिकुलर ऑन दिस हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, ठीक है। सो वी कॉल दैट वेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को भी, और वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। उसी वेव को, उसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जरा मैं इसको विजुअलाइज करूंगा, मैं सिंपल फॉर्म में इसको बनाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से होती है। 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बनाना है। सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन दोगे, दिस इज दैट वर्टिकल लाइन, और इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दो, दिस इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब देखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनानी है। पहले मैं एक फील्ड को बनाऊंगा हाफ क्रेस्ट, उसके बाद फ्री हैंडेड क्रेस्ट ट्रफ, ओके। दिस इज वन फील्ड, कॉल इट एज, चलो मैं इस फील्ड को कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, दो में से एक फील्ड ये है, ठीक है। अब मुझे दूसरे प्लान पे बनानी है दूसरी वेव, तो मैंने दूसरा प्लान ये लिया, दिस इज द सेकंड प्लान, ओके। इस पे मुझे दूसरी वेव बनानी है। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव बनाई, अब इस परपेंडिकुलर फील्ड पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वेव बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वेव किस तरह से होगी। आप यहां से स्टार्ट करोगे और पास कराओगे इसके नोड से, देन क्रेस्ट, you will get a bit of idea of where the electric field and magnetic field is. ये देखो बेटा, जिसको मैं हैच कर रहा हूं वो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है और रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, also they are perpendicular to the direction of propagation। वो इस डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है ना, एक्स को वाई परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस है, एक्स को जेड भी परपेंडिकुलर है, और वाई और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वाई में एक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में एक फील्ड है, ठीक है, एक्स जेड डायरेक्शन में एक फील्ड है। हम जानते हैं वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, इसका मतलब जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, हम जानते हैं y इज परपेंडिकुलर टू x, z इज परपेंडिकुलर टू x, तो हम कह सकते हैं बोथ फील्ड्स b एंड e, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपिगेशन। वो प्रोपिगेशन को भी परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को भी परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विजुअलाइजेशन है, ठीक है। उसी की नोशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से होती है, ठीक है। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन z एक्सिस, द अदर इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस। हम जानते हैं y एक्सिस और z एक्सिस आर परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। एंड द अदर इज प्रोपिगेशन ऑफ द वेव, दैट इज x एक्सिस। हम जानते हैं x एक्सिस को y एक्सिस और z एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। सो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नाउ सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अगर हम अपने इस वर्ल्ड में देखेंगे, वी आर सराउंडेड बाय मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
हम इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लाइक हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में रेडियो वेव्स हैं, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरेज हमने डिस्कवर किए, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, गामा रेज, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, माइक्रोवेव्स, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट मीन्स टुडेज वर्ल्ड वी आर सराउंडिंग बाय different types of electromagnetic waves. We have number of instruments like mobile phones, televisions, radio sets, microphones which works on these electromagnetic waves. We have infrared waves, radar waves, they are infrared waves. तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ? हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। There are some factors, कुछ फैक्टर्स हैं, there are some parameters, कुछ पैरामीटर्स हैं which differentiates one electromagnetic wave from another, जो डिफरेंशिएट करती है, जो अलग दिखाती है, डिफरेंशिएट करती है one electromagnetic wave को from another, दूसरे से। And these factors, these parameters, जो ये factors and parameters की मैं बात कर रहा हूं, we call them as wave characteristics. हम इनको क्या कहते हैं? Wave characteristics. यानी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज अ वेव मानोगे तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक्स रेज आर डिफरेंट देन इंफ्रारेड। एक्स-रे और इंफ्रारेड वेव्स ये अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जैसे गामा रेज और रेडियो वेव्स ये अलग अलग है। हम किसी वेव को गामा वेव कहते हैं, किसी को रेडियो वेव्स। तो हम क्या देखते हैं पहले, इनके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज पैरामीटर्स व्हिच डिफरेंशिएट्स वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द अनदर, जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरे से डिफरेंशिएट कराती है। ठीक है, और वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज वेवलेंथ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेव नंबर, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज टाइम पीरियड। दीज आर ऑल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। ठीक है, अगर मैं कहूंगा आपको कि एक्सरे इज डिफरेंट, एक्सरे इज डिफरेंट देन माइक्रोवेव्स। क्यों है वो डिफरेंट? आप बोलोगे सर एक्सरे के जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, वो डिफरेंट होंगे देन जो माइक्रोवेव्स के वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ब्लू लाइट इज डिफरेंट देन रेड लाइट, क्यों? बिकॉज आप बोलोगे सर जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। So these are the characteristics which represents a wave which differentiates one wave from another, इसीलिए इनको wave characteristics कहते हैं। So coming to wave characteristics, अब हम पढ़ेंगे wave characteristics क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन wave characteristics पढ़ने से पहले इन दो waves को पहले केयरफुली देखेंगे। wave characteristics पढ़ने से पहले कुछ important points regarding these two waves, important points regarding electric field and magnetic field. E is electric field and B is magnetic field of किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इनमें कौन सी सिमिलरिटीज है। ठीक है, देखो आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, बी फील्ड है, दे आर सिमिलर वेव्स। ये सिमिलर वेव्स हैं, सिमिलर वेव्स। सिमिलर वेव्स का मतलब E और B इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेव, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव, इनको क्या क्या सिमिलर होता है? हैव सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है, दैट इज सेम फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic wave itself consists of two parts. One is electric field, the other is magnetic field. The electric field part and magnetic field part are similar. They have same wavelength, they have same frequency. Electric field part और magnetic field part की जो wavelength है और जो frequency है वो same है। दूसरा, जो electric field और magnetic field है, they are perpendicular. हाँ, perpendicular है, बस इतने ही फर्क है, they are perpendicular. तीसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी हाइट ऑफ क्रेस्ट भी सेम है, एम्पलीट्यूड इज आल्सो सेम। दैट मींस जब मैंने कहा कि दे आर सिमिलर वेव्स, दे हैव ऑल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर, only difference lies one is in one plane, the other exists in another plane। ठीक है, and both are perpendicular to the plane of propagation, to the direction of propagation। I hope it is clear now। तो अभी क्लियर है सबको बेटा? ठीक है, I am going to wrap the board। Is it fine? Is it okay? Okay, fine। Now see the wave characteristics। अब wave characteristics देखते हैं।
देखो बेटा, इन दो वेव्स, चूंकि ये दो वेव्स सिमिलर है और जब मुझे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, मैं इन दो वेव्स में से प्लान पे एक ही वेव बनाऊंगा। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव बनाई। ओके, तो देखना क्या है वेव कैरेक्टरिस्टिक। सो सबसे पहला वेव कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज वेवलेंथ। सबसे पहला वेव कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं बाय अ सिंबल कॉल्ड एज लैम्डा। इसको लैम्डा से दिखाते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं। अब वेवलेंथ क्या है? अगर मैं इस क्रेस्ट का सेंटर लूं और इसके नेबरिंग क्रेस्ट का भी सेंटर लूं, या इस ट्रफ का सेंटर लूं और इसके नेबरिंग ट्रफ का भी सेंटर लूं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू consecutive crests or the distance between the centers of two consecutive troughs for a particular wave, that is called as wavelength। इसी को wavelength कहते हैं। तो it is a distance between two consecutive crests और इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रैफिस। तो जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स में या सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रैफिस में, उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहां पे एक और चीज का आइडिया मिल रहा है कि जितनी दूर एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से होता है, उतना ही दूर एक ट्रफ दूसरे ट्रफ से होता है। हाँ, ये हर किसी वेव का कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर इक्वली स्पेस्ड। क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इक्वली स्पेस्ड है, इसीलिए मैंने क्रेस्ट के टर्म्स में भी वेवलेंथ कहा और इसीलिए मैंने ट्रफ के टर्म्स में भी वेवलेंथ कहा। ठीक है, सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, कुछ और नहीं है, डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, between the centers of two consecutive या neighboring कहो, consecutive कहो या neighboring कहो, consecutive crests or the two consecutive traphes is called as wavelength। इसको wavelength कहते हैं, wavelength। इतनी इंफॉर्मेशन जो डेफिनेशन है दैट इज एनफ, बट वी हैव टू गो फॉर यूनिट्स। इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स इसके वही होने चाहिए जो यूनिट्स ऑफ लेंथ है, यानी मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। बट मीटर और सेंटीमीटर वाली लेंथ्स बड़ी होती हैं इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द वेव। सो हम कहते हैं इसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं, लाइक नैनोमीटर 10 raised power -9 मीटर, लाइक पिकोमीटर 10 raised power -12 मीटर, लाइक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो 10 raised power -10 मीटर। यानी हम यूनिट्स ऑफ लेंथ ही यूज करते हैं बट स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ फॉर इट। ओके, सेकंड, अगर मैं इसको देखूं कि एक्चुअल में ये लेंथ क्या है, इट इज हाफ क्रेस्ट। एक तो हाफ क्रेस्ट आया और यहां से एक